स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के तीसरे सब टॉपिक जो कि है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक्स की चर्चा की थी और उसमें मैंने बताया था आपको कैसे इसको डील करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वन वर्ड क्वेश्चन या शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ेंगे हम, जैसे हमने पिछले 2 वीडियोज़ में आपको बना के दिया था, बिल्कुल वैसा ही, बल्कि उससे अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा इसको। अगर आप पिछले वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं उसको। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और जहाँ जहाँ हाईलाइटेड पोर्शंस हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट पोर्शन हैं, वहाँ आपके क्वेश्चन छिपे हुए हैं, चाहे मल्टीपल चॉइस हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या वन वर्ड क्वेश्चन हो। और जहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, उनको भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप उसको भी देखें। निश्चित रूप से इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप इस योग्य हो जाएंगे कि इस टॉपिक से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करें। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस फ्रॉम 1830 टू 1848। पहला पॉइंट है, इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स। यूरोप के कई रीजन्स में, कई क्षेत्रों में, जैसे कि जो इटालियन स्टेट्स थे या जर्मन स्टेट्स थे, वहाँ पे द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इसके अलावे जो ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस थे वहाँ पे, आयरलैंड में एंड पोलैंड में, revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite। यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो रेवोल्यूशन हुए उनको लीड किया लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने, उदारवादी राष्ट्रवादी लोगों ने, जो कि संबंधित थे पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय उच्च वर्ग से। जो मिडिल क्लास में ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जो एजुकेटेड थे, जो थोड़ा हाई सोसाइटी मेंटेन करते थे, उन लोगों ने इस बार लीड किया इस रिवॉल्यूशंस को। एमॉन्ग होम वेयर प्रोफेसर्स, और इस एजुकेटेड मिडिल क्लासेस में कौन कौन लोग थे? इसमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे एंड मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस, और जो व्यावसायिक मध्यम वर्ग था उस वर्ग के भी सदस्य इसमें शामिल थे जिन्होंने रेवोल्यूशंस को लीड किया। दूसरा पॉइंट है, द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जो सबसे पहला अपहीवल शुरू हुआ वो शुरू हुआ फ्रांस में जुलाई 1830 में। द बॉर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। आपको याद होगा कि जब वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में, तो वहाँ पर वियना कांग्रेस में बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को फिर से रीस्टोर किया गया था पावर में, वो फिर से गद्दी पर बैठाए गए थे। लेकिन जब जुलाई 1830 में वहाँ रिवोल्ट हुआ तो वहाँ जो बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को रीस्टोर किया गया था उसको इन लोगों ने फिर से गद्दी से हटा दिया। वे आर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज। ये जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, इन लोगों ने बॉर्बन किंग को गद्दी से फिर हटा दिया। who installed a constitutional monarchy, और उन्होंने एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की विथ लुइस फिलिप एट इट्स हेड, और इस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के जो हेड बनाए गए थे वो थे लुइस फिलिप। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे इसको। इसे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते रहे हैं। इसमें है कि व्हेन फ्रांसिस नीजेस मेटरनिक वंस रिमार्क्ड, मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने एक बार कहा था कि व्हेन फ्रांसिस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के बाकी हिस्सों को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कहा था मेटरनिक ने। आपके एग्जाम में अगर ये आ जाए
कि हु रिमार्क्ड एज व्हेन फ्रांसिस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो आपका आंसर यहाँ होगा मेटरनिक, याद रखेंगे। लेकिन कभी कभी ये भी पूछता है कि व्हेन फ्रांसिस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो वहां पे आपको ये बताना होगा कि जो भी इवेंट्स फ्रांस में होते हैं उसका पूरा असर होता है यूरोप के बाकी सिटीज पे, बाकी शहरों पे, जो यूरोप के बाकी देश हैं उन देशों पे उसका पूरा असर होता है। इसलिए ऐसा कहा गया कि जब फ्रांस छींकता है यूरोप के बाकी हिस्सों को सर्दी जुकाम हो जाता है, मतलब उसका सीधा असर बाकी देशों पे होता है जो यूरोप के देश हैं। अब इसी पॉइंट को आप अच्छे से डील करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमॉन्ग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनान का जो था स्वतंत्रता संग्राम, उसने मोबिलाइज किया, लोगों को संगठित किया, क्या नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमॉन्ग द एजुकेटेड एलाइट क्लास, जो यूरोप के बाकी एजुकेटेड एलाइट क्लास के लोग थे उन लोगों के बीच नेशनलिस्ट फीलिंग्स को प्रमोट करने में एक बहुत अहम भूमिका थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो आप याद रखें कि विच इंसिडेंट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप, तो आप इसको याद रखेंगे कि यूरोप के जो एजुकेटेड एलाइट क्लास के लोग थे उन लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया, उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को प्रमोट करने का काम किया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने। फिफ्थ पॉइंट है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन इन 1821। ये आपके लिए वन वर्ड क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरू हुआ था 1821 में। पॉइंट नंबर 6 नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल। जो ग्रीस के नेशनलिस्ट थे, जो यूनान के राष्ट्रवादी थे, उनको सपोर्ट मिला उन यूनानी लोगों से जो देश से बाहर निर्वासित जीवन जी रहे थे, जो एग्जाइल थे, जो देश से बाहर थे, एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस, और इसके साथ ही साथ जो वेस्ट यूरोपियन रीजन्स थे उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। ये वे लोग थे हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। ये वैसे लोग थे जिनको प्राचीन ग्रीक कल्चर से सहानुभूति थी। तो दो तरह के लोगों ने सपोर्ट किया ग्रीस के नेशनलिस्ट लोगों को। उसमें पहले वे थे जो ग्रीक के ही लोग थे और एग्जाइल थे, बाहर रह रहे थे, और दूसरे वे लोग थे जो वेस्ट यूरोपियन थे और जिनको एंशिएंट ग्रीक कल्चर से सिंपैथी थी। पॉइंट नंबर 7 पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशंस। जो पोएट्स थे और आर्टिस्ट थे, जो कवि या कलाकार थे, उन्होंने ग्रीस को कहा द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सभ्यता का पालना कहकर संबोधित किया। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि विच नेशन इज नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो आपका आंसर होगा ग्रीस, याद रखेंगे। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। और इन पोएट्स और आर्टिस्ट लोगों ने ग्रीस को जब ये कहा कि ये यूरोपियन सभ्यता का पालना है, उसके बाद इन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया ताकि जो ऑटोमन एम्पायर था, वो एक मुस्लिम एम्पायर था, उसके विरोध में यूरोप के बाकी जो लोग थे उनको मोबिलाइज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स। इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, आप ये नाम जरूर याद कर रहे हैं। इन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किया एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार, और बाद में वो खुद ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भाग लेने के लिए, लड़ाई करने के लिए वहां गए। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहां उनकी डेथ हो गई 1824 में फीवर से, बुखार की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आए विच इंग्लिश पोएट ऑर्गेनाइज फंड्स टू सपोर्ट द ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड बायरन। और इनका डेथ कब हुआ था? 1824 में फीवर की वजह से। और 9th पॉइंट है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। जो 1832 का
ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, हिंदी में बोलते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि। तो 1832 में जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई तो इस ट्रीटी के द्वारा ग्रीस के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। तो आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कभी कभी कि बाय विच ट्रीटी द ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो आपका आंसर होगा द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। नेक्स्ट पॉइंट है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, अर्थात रोमानी कल्पना और राष्ट्रवाद की भावना। आइए देखते हैं इसको। पहला पॉइंट है कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। कल्चर ने भी, संस्कृति ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी किस काम में, आइडिया ऑफ द नेशन को क्रिएट करने में, राष्ट्र की भावना को क्रिएट करने में कल्चर ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें क्या क्या था, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो कला और कविता ने, कहानियों ने और संगीत ने मदद किया था इस नेशन के आइडिया को एक्सप्रेस करने में और नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक नया रूप देने में। अब पॉइंट नंबर 2, रोमांटिसिज्म वाज ए कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। रोमांटिसिज्म क्या था, रोमानीवाद क्या था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन रोमांटिसिज्म। तो आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। सांस्कृतिक आंदोलन मतलब ये हुआ जिसमें कला और साहित्य, कविताएं और गीत संगीत का बड़ा अच्छा योगदान रहा हो, इसके बेस पर जो मूवमेंट हुआ हो, तो ये कल्चरल मूवमेंट था विच साउट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जिसने एक विशेष तरह के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप याद रखेंगे कि व्हाट वाज रोमांटिसिज्म, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। आगे भी और पॉइंट दिए गए हैं, आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं। नंबर 3, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे और जो कवि थे, जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। वो प्रायः क्या क्या करते थे कि वह तर्क और विज्ञान के ग्लोरिफिकेशन को, महिमा मनन को, इसकी प्रशंसा को क्रिटिसाइज किया करते थे, इसकी आलोचना क्या करते थे। एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशंस, और किस पे फोकस करते थे, वो जोर देते थे इमोशंस पे और इंट्यूशन पे, अर्थात अंतर्दृष्टि पे, एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, और रहस्यवादी भावनाओं पे उन्होंने जोर दिया। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको शॉर्ट में समझ लें कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट थे, उन्होंने साइंस और रीजन के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया और इमोशंस पे, इंट्यूशन पे और मिस्टिकल फीलिंग्स पे उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। उनका प्रयास था क्रिएट करने का, क्या क्रिएट करने का, ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, एक भावना जो साझा विरासत और एक कॉमन कल्चरल पास्ट और एक साझा या समान सांस्कृतिक इतिहास को एज द बेसिस ऑफ ए नेशन बनाना चाहती थी, राष्ट्र निर्माण का आधार। अब इसको समझें कि उनका मुख्य प्रयास ये था कि वह राष्ट्र निर्माण का आधार क्या बनाए, एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और एक कॉमन कल्चरल पास्ट। इन दोनों को वो चाहते थे राष्ट्र निर्माण का आधार बनाना। पॉइंट नंबर 6, इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। फोक सॉन्ग्स की मदद से, क्षेत्रीय लोक गीतों की मदद से, लोक कविताओं की मदद से और फोक डांसेस, लोक नृत्यों की मदद से वो क्या करते थे कि ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, राष्ट्र की सही और जो सत्य उसकी स्पिरिट थी, जो उसकी मूल भावना थी, उसको पॉपुलराइज करने का
लोकप्रिय करने का प्रयास करते। मतलब जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने फोक सॉन्ग्स का सहारा लिया, फोक पोएट्री का सहारा लिया और फोक डांसेस का सहारा लिया, ताकि लोगों में एक मूल स्पिरिट को क्रिएट कर सकें जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक थी। पॉइंट नंबर 7, दे एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अभी तक आपने देखा कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स हैं उन्होंने फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस का सहारा लिया, कॉमन कल्चरल पास्ट को उन्होंने एक बेस बनाया और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयास किए जिससे कि लोगों के अंदर इमोशनल सेंटिमेंटल भावनाएं जग सकें। तो इसके उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज के यूज पर जोर दिया। जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनके इस्तेमाल पर उन्होंने जोर दिया। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेज who were mostly illiterate। और इस तरह से वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पर जोर देने के साथ साथ उन्होंने जो लोकल फोकलोर थे अर्थात जो स्थानीय लोक साहित्य थे उनके कलेक्शन पर भी, उनको एकत्र करने पर भी जोर दिया। और इसको जोर देने की वजह क्या थी? टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, ताकि जो आधुनिक राष्ट्रवादी संदेश हैं वो कैरी कर सकें। कहाँ तक? टू लार्ज ऑडियंसेस, बहुत बड़ी जो ऑडियंस थी, जो हमारे उस समय के दर्शक थे, जो उस समय के आम लोग थे, who were mostly illiterate, जो कि इलिटरेट थे, जो अशिक्षित थे, उन लोगों तक राष्ट्रवादी भावनाओं को, आधुनिक राष्ट्रवादी संदेशों को पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वर्नाकुलर लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहा, उस पर जोर दिया। और साथ ही साथ जो लोकल फोकलोर थे, जो स्थानीय लोक साहित्य था, उसका उन्होंने कलेक्शन किया ताकि इजी वे में जो मॉडर्न नेशनल मैसेज हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में आम लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, इन पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। पोलैंड जिसको बांट दिया गया था 18th सेंचुरी के एंड में, जो ग्रेट पावर्स थे जैसे रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने पोलैंड को बांट दिया था। तो यहाँ भी नेशनल फीलिंग्स वेर केप्ट अलाइव, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनको जीवित रखा गया थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। यहाँ पर भी म्यूजिक और लैंग्वेज की सहायता से जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उसको जीवित रखने का प्रयास किया पोलैंड के लोकल जो लोग थे उन लोगों ने। पॉइंट नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। कैरोल कुर्बिन्स्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूजिक। कैरोल कुर्बिन्स्की का नाम बहुत विख्यात है। उसने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया किसकी मदद से? अपने ओपेराज और म्यूजिक की वजह से। अपने ओपेरा और म्यूजिक का उन्होंने इस्तेमाल किया। और क्या किया उन्होंने? टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड मजूरका इनटू नेशनल सिंबल्स। और उन्होंने जो लोकल फोक डांसेस थे, जो क्षेत्रीय उनके लोक नृत्य थे जिनके नाम है पोलोनेज और मजूरका, इसको उन्होंने राष्ट्रीय पहचान बना दिया। इसका उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किया नेशनलिस्ट फीलिंग्स को प्रमोट करने के लिए कि यह एक नेशनलिस्ट सिंबल बन गया पोलोनेज और मजूरका। और यह काम किया कैरोल कुर्बिन्स्की ने। पॉइंट नंबर 10, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज ने भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, रसिया के कब्जा हो जाने के बाद, जब रसिया ने कब्जा कर लिया उसके बाद, द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। जब पोलैंड के कुछ हिस्सों पर रसिया ने कब्जा कर लिया तो वहाँ के स्कूलों से पोलिश लैंग्वेज के इस्तेमाल को रोक दिया गया, पोलिश लैंग्वेज को बाहर कर दिया गया। एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, और हर जगह रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया, थोप दिया गया। बट मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वीपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। लेकिन बहुत से जो मेंबर थे क्लर्गी के, जो पोलैंड के थे,
उन लोगों ने पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू किया एक वेपन के रूप में, एक हथियार के रूप में नेशनल रेसिस्टेंस के लिए। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और पोलिश लैंग्वेज के इस्तेमाल को अब एक पहचान माना जाने लगा रसिया के डोमिनेंस के विरोध में। रशियन डोमिनेंस का खिलाफत करने का एक माध्यम बन गया पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल, एक पहचान बन गई। नेक्स्ट पॉइंट है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसके बारे में देखते हैं क्या है। नंबर 1, द 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830s का जो डिकेड था वह यूरोप में बहुत ही आर्थिक हार्डशिप का दौर था, आर्थिक मंदी का दौर था। बट ड्यू टू एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। क्या वजह थी कि वह आर्थिक मंदी हुई थी? इनॉर्मस इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में पूरे यूरोप में। देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तुलना में जॉब पाने की इच्छा रखने वालों की संख्या अधिक थी, अर्थात नौकरियां कम थी, नौकरी पाने के इच्छुक लोग अधिक थे। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. गांवों की ओर से लोग शहरों की ओर माइग्रेट किए और वहां जाकर के भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों को रहना पड़ा। ये समस्या थी आम लोगों की। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेर ऑफन फेस्ड विद स्टीफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन में, जो छोटे छोटे उत्पादक थे शहरों में, उनको प्रायः एक बहुत ही स्टीफ कंपटीशन, एक कठोर प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता था। इससे उन सस्ते मशीन मेड गुड्स से जो इंग्लैंड से इंपोर्ट होते थे, जो इंग्लैंड से बन करके आते थे। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट। और ये इंग्लैंड वो जगह था जहां पर औद्योगिकरण ज़्यादा एडवांस था यूरोप के बाकी देशों की तुलना में। तो इंग्लैंड से जो आते थे सामान बन के मशीन मेड गुड्स, वो सस्ते हुआ करते थे, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे शहरों के, वो उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उनका व्यवसाय भी अब नुकसान की ओर जा रहा था। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। यूरोप के वो क्षेत्र जहाँ पे अभी भी एरिस्टोक्रेसी अपने पावर का एंजॉय करती थी। पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। वहाँ पे जो किसान थे वो अभी भी संघर्ष कर रहे थे। फ्यूडल ड्यूज, जमींदारी शुल्क और ऑब्लिगेशंस के बोझ के नीचे दबे हुए थे और वो वहाँ पे संघर्ष कर रहे थे। तो आम जनता परेशान थी, जनसंख्या बढ़ने से, रोजगार कम होने से। स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी परेशान थे और पीजेंट्स भी परेशान थे फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन से। नेक्स्ट पॉइंट, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइडस्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। फूड प्राइसेस के बढ़ जाने से और उस वर्ष विशेष रूप से जिस वर्ष फसल खराब होती थी, क्या होता था कि लेड टू वाइडस्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। जब फूड प्राइस बढ़ गई और फसल भी बहुत नुकसान हुई, फसल खराब हो गई, इससे एक व्यापक रूप से अफरा तफरी पूरे शहर और देश में मच गई। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। और ऐसा ही एक वर्ष था 1848 का। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइडस्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। फूड शॉर्टेज होने से, खाद्य वस्तुओं की कमी होने से, भोजन की कमी हो जाने से और बेरोजगारी बढ़ जाने से जो जनसंख्या थी वो पेरिस के सड़कों पे, पेरिस का जो शहर था उसकी सड़कों पे वो जनता आ गई। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्री। और जो बैरिकेड्स बनाए गए थे उनको लोगों ने तोड़ दिया और लुइस फिलिप को मजबूर किया गया कि वो देश छोड़ के भाग जाए। 6 पॉइंट, ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक। एक नेशनल रिपब्लिक ने क्या किया, एक रिपब्लिक की घोषणा कर दी।
नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स एबव 21, और जितने भी एबव 21 ईयर के मेल थे, 21 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष थे, उन सभी को वोटिंग राइट दे दी गई। एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, और उन्होंने क्या किया गया कि उन लोगों को राइट टू वर्क की गारंटी दी गई। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स भी खोले गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में जो लिबरल्स की रेवोल्यूशन हुई उसके बारे में दिया है। इन 1848 ए रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस वाज अंडरवे। 1848 में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा लीड किया जाने वाला भी एक रेवोल्यूशन तैयार हो रहा था, चलने की संभावना बन रही थी, शुरू होने ही वाला था। मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। जो लिबरल मिडिल क्लास के पुरुष और स्त्री थे, उन्होंने डिमांड किया एक ऐसे नेशन स्टेट के बनाने के लिए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे आधारित हो। तो इस पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल की क्या विशेषताएं थी? एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता हो, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और संस्था बनाने की स्वतंत्रता हो। ये सारी विशेषताएं इस पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल का पार्ट थी। नेक्स्ट पॉइंट है ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वेयर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रोस्पेरस आर्टिसंस केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इसको आप ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, आपके एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में बहुत से पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए गए जिसके मेंबर थे मध्यम वर्ग के प्रोफेशनल्स, वैसे लोग जो अलग अलग सेवा क्षेत्रों में लगे हुए थे, बिजनेसमैन, व्यापारी, व्यवसायी वर्ग के लोग, एंड प्रोस्पेरस आर्टिसंस, और समृद्ध जो कलाकार थे या कारीगर थे वे सभी इकट्ठे हुए फ्रैंकफर्ट में। इसलिए इकट्ठे हुए थे एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करने के लिए। ऑन 18 मई 1848, 18 मई 1848 को, 18 मई 1848 को 831 elected representatives marched to take their place in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। तो सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होने जा रही थी, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आगे बढ़े। उन्होंने क्या क्या काम किया, अब इसके बारे में आगे लिखा है। आप याद रखेंगे कि 18 मई 1848 का दिन था और 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। नंबर 3 पॉइंट, दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक संविधान लिखा फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाई ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट एंड ऑफर द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलेम IV, किंग ऑफ रसिया। उन्होंने एक संविधान लिखा जर्मन राष्ट्र के लिए जो कि एक राजा द्वारा शासित होगा और राजा पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियमों को मानेगा, राजा पार्लियामेंट पर आधारित होगा। एंड उन्होंने ऑफर किया इस तरह का राजा बनने के लिए प्रसिया के शासक फ्रेडरिक विल्हेल्म IV को, आप हमारे राजा बन जाइए लेकिन पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को आपको मानना होगा। ही रिजेक्टेड, लेकिन फ्रेडरिक विल्हेल्म IV ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उसने जो दूसरे राजा थे उनको ज्वाइन कर लिया इस इलेक्टेड असेंबली का विरोध करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड consequently लॉस्ट देयर सपोर्ट। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन की गई थी उसमें मिडिल क्लास के लोगों का डोमिनेशन था, वही प्रभावशाली थे, और इन मिडिल क्लास के लोगों ने वर्कर्स और आर्टिसंस के डिमांड्स को रेसिस्ट किया, उसका विरोध किया, और इसका परिणाम ये हुआ
कि वर्कर्स और आर्टिसंस ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को सपोर्ट करना बंद कर दिया। इन द एंड ट्रूप्स वेर कॉल्ड इन, और लास्ट में क्या हुआ कि सेना बुलाई गई उन मोनार्क के द्वारा जो असेंबली के अपोज में थे, एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया, भंग कर दिया गया। नंबर 5, A large numbers of women had participated actively over the years. बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी एक्टिवली, पूरी तरह से एक्टिव होकर के वर्षों तक इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं ने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और उसके बावजूद भी उनको पॉलिटिकल राइट देने की जो इशू थी, जो मुद्दा था, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का जो मुद्दा था, वो अभी भी लिबरल मूवमेंट में एक विवादास्पद विषय बना रहा। इसके पक्ष में सभी कभी नहीं हो पाए कि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट दी जाए, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाए। पॉइंट नंबर 6, वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस। महिलाओं ने अपने खुद की राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया था, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, अखबार निकाले थे, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, और उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग में हिस्सा लिया, एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, और जो हुए प्रदर्शन उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। डिस्पाइट दिस, इन सब के बावजूद, दे वेयर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द असेंबली। इसके बावजूद भी उन्हें वोट देने का अधिकार, सफरेज राइट नहीं दिया गया जब असेंबली का इलेक्शन हुआ उस समय विशेष रूप से। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई थी इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल चर्च में, वुमेन वेयर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। तो महिलाओं को केवल इतनी अनुमति दी गई थी कि वो विजिटर्स गैलरी में ऑब्जर्वर के रूप में केवल खड़ी हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 7, फेमिनिस्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट। याद रखेंगे, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स। यह एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है महिलाओं के अधिकार के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए। और ये मूवमेंट या ये फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म किस पर आधारित है? इस विश्वास पर, ऑन द बिलीव्स ऑफ द सोशल, इस विश्वास पर कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता हर जेंडर के लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो फेमिनिस्ट के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो आप जरूर बताएंगे कि ये एक ऐसा अवेयरनेस है जो महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के हितों की रक्षा इस विश्वास के साथ करता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता हर जेंडर को इक्वली मिलनी चाहिए। नंबर 8, इन द ईयर्स आफ्टर 1848 के बाद के वर्षों में द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। 1848 के बाद के वर्षों में जो निरंकुश शासक थे सेंट्रल यूरोप के और ईस्टर्न यूरोप के, उन लोगों ने कुछ ऐसे सुधार करने शुरू किए, ऐसे कुछ चेंज करने शुरू किए जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 के पहले से लागू थी। thus इस प्रकार सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर एबोलिश्ड, सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया गया। बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रसिया, चाहे वो हैब्सबर्ग डोमिनियन का एरिया हो या रसिया का एरिया हो, इन दोनों जगह से सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को एबोलिश कर दिया गया। तो ये था आपका ये टॉपिक। इसमें जो पोर्शन हाईलाइटेड है आप उनको जरूर ध्यान से समझिएगा, याद करिएगा, और जहाँ जहाँ मैंने बताया आपको क्वेश्चन उसको जरूर पढ़िएगा, उसको जरूर याद करिएगा। आपके एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको जरूर दें ताकि इसको और भी इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।